Zero to Professional English Course, a creation of Habib Riaz. English Text Reading and Understanding Practice, Lesson number 20, The Rat Trap, Part 2. For a better experience of the course, you should buy our book, Golden English, Intermediate Level 2, 0 to Professional English Guide, a golden gift for English learners. What is inside the book? This book is very beneficial for intermediate level students. It contains part of speech, auxiliary verbs or modals, some additional structure of English sentences, 20 stories for Urdu to English practice, direct and indirect, 20 lessons for English text reading and understanding, 35 lessons for English speaking practice, and many more things. I am sure that my book, Golden English, would be a perfect need for English learners, as this will serve as a complete guide to improve their English skills, starting from zero knowledge to advanced levels. Especially translation, English text understanding, and speaking skills, whether starting from zero knowledge to advanced levels. Error is human nature, so if you notice any mistakes in the book, please do not hesitate to inform me. I would be grateful for this act of kindness. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बखैर व आफ़ियत होंगे। हम पढ़ने जा रहे हैं अपना सबक नंबर 20 और उसका दूसरा हिस्सा पढ़ेंगे। कल हमारी जो कहानी ख़त्म हुई थी, यानी जो पहला हिस्सा था वो कहाँ पर ख़त्म हुआ था? इस बात पर ख़त्म हुआ था कि जो ये चूहेदानी बेचने वाला इंसान था, ये एक दफ़ा जा रहा था, रास्ते में उसे एक झोपड़ी दिखाई दी, चुनांचे वहाँ पर चला गया और उस घर वाले से इजाज़त मांगी। और चूँकि वो घर वाला बज़ाते ख़ुद तन्हा रहता था तो उसे खुशी हुई कि चलो कम से कम कोई तो आ गया है जो उसका साथ दे सकेगा, और वो उस घर में चला जाता है, यानी उसको इजाज़त मिल जाती है। और फिर बहुत सारी बातें होती हैं और वो आदमी झोपड़ी वाला जो होता है इसकी ज़ियाफ़त करता है अच्छे तरीके से, और इतना ज़्यादा उसके साथ वो करीब हो जाता है, इतना करीब हो जाता है कि उसको अपने राज की जो बातें हैं उनको भी वो बता देता है, और यहाँ तक कि उसको पैसे भी दिखा देता है। जब उसको ये अंदाज़ा होता है, उसको ऐसा लगता है कि मैं जो कह रहा हूँ शायद कि आदमी इस पे यकीन नहीं कर रहा, तो उसको अपना पैसा भी दिखा देता है। इसका नतीजा क्या होता है? इसका नतीजा ये होता है कि जब सब बाहर चले जाते हैं तो ये आदमी वापस आता है और शीशा, यानी खिड़की पर जो शीशा लगा होता है उसको तोड़ देता है और फिर वहाँ से जो पैसे होते हैं उनको निकाल लेता है, ओके, और अपने रास्ते हो लेता है। तो यही कहानी थी कल और यहीं पर हमारी बात ख़त्म हुई थी। आज हम बात करेंगे कि आगे क्या होता है। ओके गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का सबक। और आज हम पहले इतने हिस्से को लेंगे, देखते हैं इस हिस्से में क्या बात की गई है। इसमें कह रहा है एज यू वॉकड अलॉन्ग विद द मनी। वॉक अलॉन्ग का मतलब होता है चलते रहना, ओके, दूर चलते रहना नहीं, चलते रहना। एज जब या जैसे ही वॉकड अलॉन्ग विद द मनी, कि वो चलता गया विद द मनी पैसे के साथ, इन हिज पॉकेट अपनी जेब में, यानी वो पैसे लेकर अपनी जेब में जैसे जैसे वो चलता गया। ही फेल्ट क्वाइट प्लीज्ड। क्वाइट का मतलब मुकम्मल तौर पर। ही फेल्ट क्वाइट प्लीज, उसने बहुत ज़्यादा खुशी महसूस की। वो मुकम्मल तौर पर खुश हुआ, यानी उसने बहुत ज़्यादा खुशी महसूस की। किसके ज़रिए? विद हिज स्मार्टनेस, अपनी चालाकी के ज़रिए, यानी अपनी चालाकी पर वो काफ़ी खुश हुआ, ये मतलब है। अपनी चालाकी के साथ उसने काफ़ी खुशी महसूस की, यानी वो रास्ते भर अपनी चालाकी पर खुश था, अपनी जेब में पैसे रखे रखे जब वो जा रहा था। ही रियलाइज, उसने महसूस किया, ऑफ कोर्स बिलाशुबहा, क्या महसूस किया? डैट की एट फर्स्ट ही डेयर्ड नॉट कंटिन्यू ऑन द पब्लिक हाईवे। एट फर्स्ट पहले, यानी शुरू में, ही डेयर्ड नॉट, उसने हिम्मत नहीं की, किस चीज़ की? कंटिन्यू, मुसलसल जाने की, ऑन द पब्लिक हाईवे, आम हाईवे पर, आम शाहराह पर, यानी पैसे चुरा लिया। तो शुरू में, एट फर्स्ट यानी पहले, यानी शुरू में उसकी हिम्मत नहीं हुई, उसने हिम्मत नहीं की। ही डेयर्ड नॉट, तो उसने हिम्मत नहीं की किस चीज़ की? कंटिन्यू, मुसलसल जारी रखने की, ऑन हाईवे, पब्लिक हाईवे, आम पब्लिक पर, यानी वो मुसलसल आम जो पब्लिक, यानी पब्लिक हाईवे, जो पब्लिक आम शाहराह
पर वो जानना जानने का मतलब उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो सोचा कि ये रास्ता कट मार लेते हैं। बट बल्कि, बट का मतलब यहाँ पर बल्कि होगा, लेकिन भी होता है, बट यहाँ पर बल्कि के माने में होगा। मस्ट टर्न ऑफ द रोड, टर्न ऑफ का मतलब अगर आप देखें तो बंद करने के मान में भी होता है टर्न ऑफ द फैन, लेकिन यहाँ पर टर्न ऑफ का मतलब मुड़ना। बट मस्ट टर्न ऑफ द रोड टू द वुड्स, बल्कि उसे ज़रूर जो है रास्ते से मुड़ जाना चाहिए, रास्ते से कट जाना चाहिए। कहाँ पर? इनटू द वुड्स, जंगलों में। ओके। ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर्स, ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर्स, पहले घंटों में। ये आपका लफ्जी तर्जुमा हुआ पहले घंटों में। ड्यूरिंग का मतलब दौरान, फर्स्ट का मतलब पहला, आवर्स का मतलब घंटे। पहले घंटों के दौरान यानी शुरू में आप कह सकते हैं, या शुरू के कुछ घंटों के दरमियान। दिस कॉज्ड हिम नो डिफिकल्टी, दिस कॉज्ड ये सबब बना, हिम उसके लिए, नो डिफिकल्टी किसी परेशानी का नहीं। ठीक है, ये उसके लिए किसी परेशानी का सबब नहीं बना, ये मतलब है, यानी उसका जाना। ठीक है, तो ये हमने लफ्ज़ी तर्जुमा किया कि उसको जो है कोई परेशानी का सबब नहीं बना ये है। लेकिन जब इसको हम अपने अल्फाज में लाएंगे तो बोलेंगे कि शुरू के कुछ घंटों के दौरान उसे किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई। लेटर इन द डे, दिन में, बाद में, यानी आगे चल करके दिन में। इट बिकेम वर्स, ये कहीं ज़्यादा बुरा हो गया, यानी उसका जाना। फार, क्योंकि, फार का मतलब होता लिए, इसका एक मतलब होता क्योंकि। क्योंकि इट वॉज अ बिग एंड कन्फ्यूजिंग फॉरेस्ट, इट वॉज ये था, अ बिग बहुत बड़ा, एंड कन्फ्यूजिंग और पशोपेश में डालने वाले, कन्फ्यूजिंग वाला जंगल। कौन सा जंगल? विच ही हैड गॉटन इनटू, गेट इनटू का मतलब होता है दाखिल होना, पढ़ना। सो द कन्फ्यूजिंग फॉरेस्ट विच ही हैड गॉटन इनटू, कि वो जंगल जिसमें वो घुस गया है, गेट इनटू का मतलब घुसने के माने में ले सकते हैं आप, जिसमें वो घुसा है बहुत बड़ा है और पशोपेश में डालने वाला, कन्फ्यूजिंग है। He tried to be sure to walk in a definite direction. So he tried to walk, ये चीज़ है, ये to be sure ये अलग चीज़ है। ओके, he tried, उसने कोशिश की, to walk in a definite direction, एक जो है महदूद डायरेक्शन में, सिमत में जाने की। किस लिए? to be sure, यकीन होने के लिए। But लेकिन the paths twisted back and forth so strangely, बट लेकिन द पाथ्स, रास्ते जो थे, ट्विस्टेड बैक एंड फोर्थ, वो आगे पीछे मुड़ रहे थे, यानी उनमें काफ़ी मोड़ था, कभी आगे जाना होता था, कभी पीछे जाना होता था। सो स्ट्रेंजली, अजीब व गरीब तरीके से, यानी वो रास्ते आगे पीछे की तरफ अजीब व गरीब तरीके से मुड़े हुए थे। ओके, ये माना हुआ। आगे क्या हुआ? ही वॉक्ड एंड वॉक्ड, वॉक्ड एंड वॉक्ड, अगर आप इसका लफ्ज़ी तर्जुमा करेंगे तो बोलेंगे कि वो चला और चला, लेकिन यहाँ पर क्या माना होगा? वो मुसलसल चलता रहा। विदाउट कमिंग टू द एंड ऑफ द वुड, विदाउट कमिंग टू द एंड ऑफ द वुड, जंगल के इख्तिताम तक आने के बगैर, वो चला और चला जंगल के इख्तिताम के आने के बगैर, ये लफ्ज़ी तर्जुमा हुआ। लेकिन क्या माना होगा यहाँ पर? यहाँ पर माना होगा कि वो चलता रहा और वो जंगल ख़त्म ही नहीं हो रहा था। ओके, एंड फाइनली ही रियलाइज्ड, और आखिरकार, फाइनली का मतलब होगा आखिरकार, ही रियलाइज्ड, उसने महसूस किया या उसे लगा, डेट, कि he had only been walking around in the same part of the forest. He had been walking, ये मतलब ओके, he had only been walking, वो सिर्फ और सिर्फ चल रहा है, घूम रहा है, अराउंड, चारों तरफ, इन द सेम पार्ट, एक ही हिस्से में, ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल के। तो उसे एहसास हुआ कि वो जंगल के एक ही हिस्से का चक्कर लगा रहा है, ये माना है यहाँ पर। ओके, ऑल एट वंस, तभी या अचानक, ऑल एट वंस का मतलब होगा अचानक। ही रिकॉल्ड हिज थॉट्स, ही रिकॉल्ड, रिकॉल का मतलब होता है याद करना, ही रिकॉल्ड, उसने याद किया, ही थॉट्स, अपने ख्यालात को, किसके बारे में? अबाउट द वर्ल्ड, दुनिया के, एंड द रेड ट्रैप, और चूहेदानी के। यानी उसका क्या ख्याल था? वो ये सोचता था कि चूहेदानी, ये दुनिया चूहेदान की तरह है, जिस तरह से चूहेदानी में हम कोई टुकड़ा डालते हैं शिकार को पकड़ने के लिए, वैसे दुनिया भी लोगों को लुभाती है। तो वही कह रहा, वही ख्याल उसका, उसने उसको याद किया।
नाउ हिज ओन टर्न हैड कम, नाउ अब हिज ओन टर्न, उसकी खुद की बारी हैड कम, आ गई थी, यानी वो भी फंस गया था उसी में. He had let himself be fooled by a bait and had been caught. He had let himself be fooled. तो ये आपका जो जुमला है पास्ट परफेक्ट में है, और बी फूल्ड ये पैसिव वॉइस का हिस्सा है. तो ही हैड लेट हिमसेल्फ, उसने अपने आप को जाने दिया कहाँ पर, बी फूल्ड बेवकूफ़ बनने के लिए. ही हैड लेट हिम सेल्फ बी फूल्ड बाय अ बेट, किसके जरिए बेवकूफ़ बनने के लिए, चारे के लिए. ओके, तो इसको जब हम अपने अल्फाज में लाएंगे तो बोलेंगे कि उसने चारे के चक्कर में खुद को बेवकूफ़ बना दिया. ओके, या बेवकूफ़ी का खुद ही शिकार हो गया चारे के चक्कर में. एंड हैड बीन कॉट, और वो पकड़ लिया गया, वो फंस गया. ठीक है, एंड हैड बीन कॉट का लफ्ज़ी तर्जुमा होगा और उसको पकड़ लिया गया, लेकिन इसको हम क्या बोलेंगे अपनी ज़ुबान में, हम बोलेंगे और वो फंस गया. द होल फॉरेस्ट, पूरा जंगल, विद इस ट्रंक्स, अपनी ट्रंक्स का मतलब पेड़ का तना, अपने तने के साथ, एंड ब्रांचेस और शाखों के साथ, इट्स थिकेट्स, अपनी झाड़ियों के साथ, एंड फॉलन लॉग्स, लॉग्स किसे कहते हैं, जो लकड़ी का लट्ठा गिरा होता है उसको हम बोलते हैं लॉग्स, और गिरे हुए अपने लकड़ी के लट्ठों के साथ, क्लोज्ड इन अपॉन हिम, क्लोज्ड इन अपॉन हिम, क्लोज्ड इन बंद हो गया, अपॉन हिम उस पर, यानी उसके लिए बंद हो गया. लाइक एन इम्पेनिट्रेबल प्रिजन, लाइक का मतलब तरह, एन इनपेनिट्रेबल, इनपेनिट्रेबल का मतलब मुबहम गैर वाज़ेह, प्रिजन का मतलब कैद खाना. सो मुबहम कैद खाने की तरह जो है जंगल भी अपने तनों के साथ, शाखों के साथ, झाड़ियों के साथ, गिरे हुए लट्ठों के साथ उस पर बंद हो गया. फ्राम विच, यानी एक ऐसा जेल खाना या जेल खाने की तरह बंद हो गया, विच, फ्राम विच, जिससे ही कुड नेवर एस्केप, वो कभी बच नहीं सकता था. ही कुड नेवर एस्केप, एस्केप का मतलब होता है बचना. ही कुड नेवर एस्केप, वो कभी भी बच नहीं सकता था, यानी उसके लिए वहां से निकलना अब नामुमकिन सा हो गया था. ओके, तो ये माना हुआ इन लाइनों का. उम्मीद करता हूं कि आपके लिए वाज़ेह रहा होगा. आगे चलते हैं. आगे हम पहले इतने हिस्से को लेंगे फिर आगे पढ़ेंगे. आगे कह रहे हैं कि इट वॉज लेट इन दिसंबर. इट वॉज लेट इन दिसंबर का लफ्ज़ी तर्जुमा होगा ये दिसंबर में ताख़ीर थी. इट वॉज लेट इन दिसंबर, ये दिसंबर में ताख़ीर थी. ये आपका लफ्ज़ी तर्जुमा हुआ, लेकिन हम कहेंगे कि दिसंबर के आखिरी दिन चल रहे थे. दिसंबर का महीना था और आखिरी महीना था, यानी आखिरी दिन जो होते हैं दिसंबर के. ओके, सो इट वॉज लेट इन दिसंबर, दिसंबर के आखिरी दिन चल रहे थे. डार्कनेस वॉज ऑलरेडी डिसेंडेंड ओवर द फॉरेस्ट. डार्कनेस अंधेरा, वॉज ऑलरेडी पहले से ही, डिसेंडिंग वो उतर रहा था, अंधेरा ओवर द फॉरेस्ट जंगल पर. ओके, तो जंगल पर अंधेरा पहले से ही उतर रहा था, ये लफ्ज़ी तर्जुमा हुआ. लेकिन क्या मतलब है, यानी कि पहले से ही अंधेरा जंगल पर छाया जा रहा था. ओके, दिस इंक्रीज द डेंजर, यानी इस अंधेरे ने, इंक्रीज का मतलब होता है इजाफा करना, बढ़ाना. दिस इंक्रीज द डेंजर, इसने खतरनाकी को बढ़ा दिया. डेंजर का मतलब खतरनाक या खतरनाकी, यानी इसने खतरनाकी को बढ़ा दिया. एंड इंक्रीज आल्सो हिज ग्लूम एंड डिस्पेयर, और इसने क्या बढ़ा दिया, ग्लूम का मतलब होता है मायूसी और डिस्पेयर का मतलब होता है उदासी. ओके, और इसने उसकी उदासी और मायूसी में भी इजाफा कर दिया. तारीकी ने क्या किया, जंगल में खतरनाकी को का भी इजाफा किया और उसकी मायूसी और उसकी उदासी में भी इजाफा कर दिया. फाइनली, आखिरकार, ही सॉ नो वे आउट, ही सॉ उसने देखा, नो वे कोई भी रास्ता नहीं, आउट बाहर का. सो लफ्ज़ी तर्जुमा होगा कि आखिरकार उसने रास्ते का, यानी बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं देखा. ये आपका लफ्ज़ी तर्जुमा हुआ, लेकिन इसको हम कैसे कहेंगे, यानी उसे बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं दिखाई दिया या ना दिखाई दिया. एंड ही सेंक डाउन ऑन द ग्राउंड. सिंक डाउन का मतलब होता है नीचे डूबना, ऑन द ग्राउंड जमीन पर. वो लफ्ज़ी तर्जुमा होगा, वो जमीन पर उसने जो है अपने आप को डुबा दिया, यानी उसने अपना सर जमीन पर रख दिया, इस सिचुएशन में आ गया. ट्राई टू डेथ, और उसने मरने की कोशिश की. थिंकिंग, ये सोचते हुए, थिंकिंग का तर्जुमा करेंगे ये सोचते हुए, डेड की,
हिज लास्ट मोमेंट हैड कम, कि उसका जो आखिरी लम्हा है वो आ चुका था, यानी आ चुका है। ठीक है। बट जस्ट एज ही लेड हिज हेड ऑन द ग्राउंड, बट लेकिन जस्ट एज जैसे ही लेड हिज हेड, उसने अपना सर रखा ऑन द ग्राउंड जमीन पर, ही हर्ड अ साउंड, उसने एक आवाज सुनी। ही हर्ड अ साउंड, उसने एक आवाज सुनी। ये लफ्जी तर्जुमा हुआ, अच्छा तर्जुमा होगा उसे एक आवाज सुनाई दी। अ हार्ड रेगुलर थम्बिंग, एक सख्त मुसलसल थंब की आवाज, थम की जो आवाज होती है, ओके, पीटने आप कह सकते हैं। सो मुसलसल तेज पीटने की आवाज उसे सुनाई दी। लफ्ज़ तर्जुमा होगा उसने सुना, लेकिन जब उर्दू में आते हैं तो हम यही बोलते हैं उसे आवाज सुनाई दी जो मुसलसल थपथपाहट की, जो कि बहुत तेज थी। हार्ट का मतलब सख्त, यानी बहुत तेज थी। देयर वॉज नो डाउट्स एज टू व्हाट दैट वॉज, देयर वॉज नो डाउट, वहां पर कोई शक नहीं था, एज टू व्हाट, उसमें डेट वाज, कि वो था। ये लफ्ज़ी तर्जुमा हुआ कि इसमें कोई शक नहीं था कि वो क्या था, वो था, यानी कि इसमें कोई शक नहीं था कि जिसने सुना है वो सही है। ओके, कि कुछ ना कुछ ज़रूर है, इसमें कोई शक नहीं है, इस बात में कोई शक नहीं है कि कुछ ना कुछ ज़रूर है। यहाँ पर वाज है, चूँकि कहानी इंग्लिश में ऐसे चलती है पास्ट की, लेकिन उर्दू में हम इसको प्रेजेंट में अक्सर करते हैं, इसलिए हम कहेंगे कुछ ना कुछ ज़रूर है। He raised himself, उसने खुद को ऊपर उठाया। Those are hammered stock from an iron mill, he thought। ठीक है, he thought, ये असल में he thought, उसने सोचा, उसके बाद कि ये क्या सोचा, ये है। Those are the hammered stock, ये हथौड़ियों के गिरने की आवाज़। स्ट्राइक का मतलब होता है मारना, यानी हथौड़ी, ये हथौड़े के गिरने की आवाज़ है, हथौड़े के मारने की आवाज़ है। फ्रॉम एन आयरन मिल, आयरन का मतलब होता है लोहा, मिल का मतलब मिल, लोहे के मिल से ये हथौड़ों के मारे जाने की आवाज़ है, ये हथौड़ों के मारने की आवाज़ है। यानी कि ये आवाज़ है जो कि किसकी है, हथौड़ों, यानी हथौड़े मारे जा रहे हैं, और ये आवाज़ कहाँ से आ रही है, लोहे की मिल से। उसने ऐसा सोचा। देयर मस्ट बी पीपल नियर बाय, देयर मस्ट बी पीपल, ज़रूर लोग होंगे, नियर बाय करीब में। ओके, ही समन्ड ऑल हिज स्ट्रेंथ, ये एक, यानी उसने ये भी सोचा, क्या सोचा, ये सोचा और ये भी सोचा कि आसपास ज़रूर लोग होंगे। देयर मस्ट बी पीपल नियर बाय, आसपास ज़रूर लोग होंगे। ही समन्ड ऑल हिज स्ट्रेंथ, समन का मतलब होता है किसी को बुलाना, आपने पढ़ा होगा समन आया, समन आने का मतलब किसी को बुलाना, खासतौर पर कोर्ट वगैरह से। लेकिन यहाँ पर क्या माना होगा, ही समन्ड ऑल हिज स्ट्रेंथ, समन ऑल स्ट्रेंथ का मतलब होता है पूरी ताकत को इकट्ठा करना। ही समन ऑल हिज स्ट्रेंथ, उसने अपनी पूरी ताकत को इकट्ठा कर लिया। गॉट अप, उठा। एंड स्टेगर्ड, और वो लड़खड़ाते हुए चला या पैदल चला। कहाँ, इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, आवाज़ की जहत में, यानी जिस तरफ से आवाज़ आ रही थी, जिस सिमत से, उस सिमत से वो चला, यानी उस सिमत की तरफ वो चला। ओके गाइज, तो ये तर्जुमा हुआ इस हिस्से का, उम्मीद करता हूँ कि आपके समझ में आया होगा। आगे चलते हैं और इस हिस्से को लेते हैं। इसमें क्या कह रहे हैं कि द रेम्सो आयरन वर्क्स विच आर नाउ क्लोज डाउन वर नॉट सो लॉन्ग अगो अ लार्ज प्लांट विद स्मेल्टर एक्सेट्रा। ओके, सो द रेम्सो आयरन वर्क्स, ये कंपनी का नाम है, रेम्सो आयरन वर्क, विच आर नाउ क्लोज डाउन, विच आर, जो कि अब बंद है, क्लोज डाउन का मतलब बंद। सो रेम्सो आयरन वर्क्स, जो कि अब बंद है, वर, वो था, क्या था, नॉट सो लॉन्ग अगो, बहुत दिनों पहले नहीं, क्या था, अ लार्ज प्लांट, एक बहुत बड़ा प्लांट, विद स्मेल्टर, विद के माने होते हैं के साथ, विद स्मेल्टर यानी जिसमें स्मेल्टर लगे हुए थे। स्मेल्टर यानी कि एक मशीन होती है पिघलाने के लिए, तो स्मेल्ट का मतलब होता है पिघलना, स्मेल्टर पिघलाने वाली मशीन। रोलिंग मिल, तो ऐसा बड़ा प्लांट जिसमें स्मेल्टर लगा हुआ था और रोलिंग मिल भी थी उसमें। एंड फोर्ज का मतलब होता है लोहार खाना, जहाँ पर लोहार का काम होता है, और वहाँ पर एक लोहार खाना भी था। ओके, तो रेम्सो नेटवर्क जो कि अब बंद है, पहले यानी कुछ दिनों पहले बड़ा प्लांट था जिसमें स्मेल्टर मशीन लगी हुई थी, रोलिंग मिल भी उसमें था, और उसमें लोहार खाना भी था। ये मतलब पूरी तारीफ कर रहे हैं इसकी, रेम्सो आयरन वर्क की। इन द समर टाइम,
गर्मी के दिनों में लॉन्ग लाइन्स ऑफ हैवी लोडेड बार्जेस एंड स्कॉज स्लिड डाउन द कैनाल। तो समर टाइम का मतलब गर्मी के दिनों में लॉन्ग लाइन्स ऑफ हैवी लोडेड बार्जेस एंड स्कॉज। बास का मतलब नाव होता है, कश्ती, और स्काउस का मतलब भी कश्ती होता है, अलग अलग किस्में हैं। तो हैवीली लोडेड यानी बहुत ज़्यादा लदे हुए, तो यहाँ पर चूंकि कश्ती मोनस है, इसको लोग बोलेंगे कि लोड से बहुत यानी बहुत ज़्यादा लोड से लदी हुई नाव और कश्तियों की लाइन्स ऑफ हैवी लोडेड बार्जेस एंड स्कोर्स। नाव यानी कि बहुत ज़्यादा वज़न के साथ लदी हुई नाव और कश्तियों की लंबी लाइन। स्लिड डाउन द कनाल, स्लिड डाउन का मतलब होता है खिसकना, डाउन कनाल का मतलब कनाल यानी पानी बहने का रास्ता होता है, कनाल बोलते हैं उसको। तो वो कनाल में खिसकती थी यानी कि वहाँ से जाती थी। ओके, तो गर्मियों के दिनों में बहुत ज़्यादा लोड से लदी हुई नाव और कश्तियों की एक लंबी कतार वहाँ से होकर गुजरती थी। कहाँ से? कनाल से। विच लेड टू अ लार्ज इनलैंड लेक। अब ये कनाल की बात कर रहे हैं। कनाल यानी विच, लीड का मतलब होता है रहनुमाई करना, रास्ता बतलाना, और लीड का मतलब होता है लेकर जाना भी। सो वो कनाल विच लेड जो लेकर जाता था कहाँ पर? टू अ लार्ज इनलैंड लेक, एक बड़ा दाखिली झील। ओके, जो कनाल एक बड़े दाखिली झील से को लेकर जाता था, यानी कि जो कनाल एक बड़े दाखिली झील से होकर गुजरता था, यानी कनाल जो था वो गुजरता था और बीच में क्या पड़ता था? एक अंदरूनी झील पड़ती थी। और क्या कह रहे हैं? और कह रहे एंड इन द विंटर, ये तो गर्मी की बात हो गई। एंड इन द विंटर, और सर्दियों में, द रोड्स नियर द मिल वर ब्लैक। रोड्स नियर द मिल, मिल के पास के रास्ते, वर ब्लैक वो सियाह होते थे। किससे? फ्रॉम ऑल द कोल डस्ट, कि कोल का मतलब तार कोल जिसे कहते हैं, कोयला, कोल के धूल से, कोल के गुबार से काले होते थे। अब ये जो विच शिफ्टेड डाउन फ्रॉम द बिग चारकोल क्रेट्स, ये इसका ताल्लुक डस्ट से है। विच शिफ्टेड यानी उस धूल से, उस गुबार से, विच शिफ्टेड डाउन जो कि नीचे आते थे। कहाँ से? फ्रॉम द बिग चारकोल क्रेट्स। क्रेट्स का मतलब खोखा होता है। अगर आपने देखा होगा वीडियोस वगैरह में, इस तरह की मतलब खोखा होता है ना, ख़ास तौर पर समुंदरी जो इलाका, जहाँ पर कोई वीडियो अगर आपने देखी हो समुंदर के साहिल पर, और ख़ास तौर पर उसमें फैक्ट्री वगैरह हो, तो आपने देखा होगा कि बड़े बड़े जो है डब्बे होते हैं प्लास्टिक, आई मीन लोहे के, उसको खोखा बोलते हैं। ओके, तो उसमें चारकोल लाते थे, तो चारकोल के बड़े खोखों से जो डस्ट निकल कर आते थे कोयले के, उनसे जो है पूरा रास्ता क्या होता था? सियाह होता था। और कौन से रास्ते? जो उस मिल्क के पास थे। ओके, तो यहाँ पर ये माना हुआ इस हिस्से का। उम्मीद करता हूँ कि आपके समझ में आया होगा। आगे चलते हैं और देखते हैं अगले हिस्से में क्या बात की गई है। तो पहले हम इतने हिस्से को लेंगे। बोलेंगे ड्यूरिंग वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग जस्ट बिफोर क्रिसमस। ड्यूरिंग वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग्स, कि लॉन्ग डार्क इवनिंग्स यानी लंबी अंधेरी वाली शामों में से एक के दौरान, ये आपका लफ्ज़ी तर्जुमा हुआ। जस्ट बिफोर क्रिसमस, क्रिसमस से बिल्कुल पहले ही। ठीक है, तो इसको जब हम अपने अल्फाज में लाएंगे तो इसको कैसे बोलेंगे कि क्रिसमस के आने से पहले ही या क्रिसमस के करीब ही जो है लंबी तारीख शाम में एक दिन या एक शाम को। ओके, क्रिसमस के आने से पहले गहरी या लॉन्ग डार्क का मतलब गहरा अंधेरा भी कह सकते हैं। गहरे अंधेरे की एक शाम ये होगा। ओके, गहरे यानी बहुत ज़्यादा अंधेरा होता है, उसकी एक शाम। द मास्टर स्मिथ ये नाम है, एंड हिज हेल्पर और उसका मुआविन, सेट इन द डार्क फॉर्ज, वो बैठे इन द डार्क फॉर्ज। फॉर्ज का मतलब होता है लोहार खाना, यानी भी हमने पढ़ा था। सो स्मिथ और उसका जो मुआविन था, सेट, वो बैठे हुए थे। यहाँ पर कहता चुप करेंगे बैठे नहीं, बैठे हुए थे। कहाँ पर? इन द डार्क फॉर्ज, अंधेरे यानी उस लोहार खाने में जिसमें अंधेरा छाया हुआ था। ओके, कहाँ पर था?
नियर द फर्नेस, फर्नेस का मतलब होता है भट्टी, भट्टी के पास बैठे हुए थे। किस किस हालत में? वेटिंग फॉर द पिग आयरन, इंतजार में। पिग आयरन का मतलब होता है कच्चा लोहा। ओके, कच्चे लोहे के इंतजार में भट्टी के पास एक तारीख लोहे खाने में ये दोनों बैठे हुए थे। विच हैड बीन पुट इन द फायर, इसका ताल्लुक किससे है? इसका ताल्लुक आयरन से है, पिग आयरन से, यानी वो कच्चे लोहे, उस कच्चे लोहे के इंतजार में बैठे हुए थे। विच हैड बीन पुट इन द फायर, जिसको आग में डाला गया था। किस लिए डाला गया था? टू बी रेडी टू पुट ऑन द एनविल, तैयार होने के लिए। किसके लिए तैयार होने के लिए? टू पुट ऑन द एनविल, संदान। एनविल का मतलब होता है संदान। अगर आप कभी लोहार की दुकान पर गए होंगे तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि एक ख़ास जगह होती है और उसके सामने जो है लोहार बैठता है और यहाँ पर काठी जिसे आप कह सकते हैं, इस पर लोहे को रखा जाता है। फिर उसके बाद दूसरा आदमी जो है मारता है हथौड़ा इस लोहे पर और अपने हिसाब से उसको तश्कील देते हैं, जो बनाना हो तो उसको बनाते हैं। तो यहाँ पर वही सीन लाया है। तो संदान पर रखे जाने के लिए, रेडी होने के लिए उस कच्चे लोहे के इंतजार में बैठे हुए थे जो कि जिसको आग में डाला गया था। एवरी नाउ एंड देन, कभी कभी या वक्तन फवक्तन, वन ऑफ देम, उनमें से एक गॉट अप, उठता। ठीक है, यानी लोहार और उसके चेले थे तो उनमें से एक उठता। किस लिए? टू स्टार्ट द ग्लोइंग मास विद अ लॉन्ग आयरन बार। स्टर का मतलब होता है हरकत देना। ओके, टू स्टार्ट द ग्लोइंग मास, ग्लो का मतलब होता है चमकना, मास का मतलब मिकदार के माने में होता है, शय के माने में, यानी मादे के माने में आप ले सकते हैं। टू स्टर, हरकत देने के लिए किस चीज़ को? द ग्लोइंग मास, चमकते हुए मादे को। किसके साथ हरकत देने के लिए? विद अ लॉन्ग आयरन बार, एक लंबे लोहे की छड़ी। ओके, लंबे लोहे वाली छड़ी के साथ। बार का मतलब डंडा भी आप कह सकते हैं, छड़ी भी कह सकते हैं। उसके साथ उस चमकते वाले मादे को हरकत देने के लिए वो उठता था। इसमें क्या कहना चाह रहा है? यानी कि जब हम कोई चीज़ आग पर रख देते हैं तो हमें इसे उलटना पलटना भी रहता है, सिर्फ रखने से नहीं होता। तो यहाँ पर वही चीज़ बता रहे हैं। ठीक है, उलटने के लिए उसको उसको हरकत में लाने के लिए उठता था। रिटर्निंग इन अ फ्यू मिनट्स, और वो रिटर्निंग इन अ फ्यू मिनट्स का आप लफ्ज़ी तर्जुमा करें तो इसको हम बोलेंगे कि कुछ ही लम्हों में वापस होते हुए। ड्रिपिंग विद परस्पिरेशन, ड्रिप का मतलब होता है टपकना, विद परस्पिरेशन, परस्पिरेशन का मतलब होता है पसीना, पसीने से शराबार होते हुए। ओके, ये माना है। लेकिन इसको जब हम अपनी कहानी में लाएंगे, अपने अल्फाज में लाएंगे तो बोलेंगे रिटर्निंग इन अ फ्यू मोमेंट्स, वो कुछ ही लम्हे में वापस आ जाता। ड्रिपिंग विद परस्पिरेशन, इस हाल में कि वो पसीने से शराबार होता। दो गर्चे एज वाज द कस्टम, तो यहाँ पर दो का ताल्लुक असल में इससे है। ओके, और एज वाज द कस्टम ये जुमले मुतरज़ा है, एक अलग सी बात ऐड कर रहे हैं कि दो गर्चे ही वोर नथिंग, वो कुछ नहीं पहने हुए था। वियर के सेकंड फॉर्म वोर है, ही वोर नथिंग, वो कुछ भी नहीं पहने हुआ था। बट अ लॉन्ग शर्ट, मगर एक लंबी शर्ट, एंड अ पेयर ऑफ वुडन शूज, और लकड़ी के बने हुए जूते के जोड़े। ये मतलब है लफ्जी। एज वॉज द कस्टम, जैसा कि आदत थी। ओके, कस्टम का मतलब रिवाज, आदत। तो इसको जब हम अपने अल्फाज में लाएंगे तो बोलेंगे कि रिवाज के मुताबिक वो सिर्फ और सिर्फ एक लंबी शर्ट और लकड़ी के बने हुए दो जूते पहने हुए था। हो गया क्लियर? आगे कह रहे ऑल द टाइम देयर वर मेनी साउंड्स टू बी हर्ड इन द फॉर्ज। ऑल द टाइम, पूरे वक्त में, देयर वर मेनी साउंड्स, वहां पर बहुत सारे आवाज थे। टू बी हर्ड, जो सुनाई देते थे। इन द फॉर्ज, लोहार खाने में। ओके, तो ये हमने लफ्ज़ी तर्जुमा किया। लेकिन जब इसको हम अपने अल्फाज में लाएंगे तो बोलेंगे कि पूरे वक्त में, या जब तक वो वहां पर था, ओके, पूरे कारखाने में तरह तरह की मुख्तलिफ आवाज़ें सुनाई दे रही थी। ओके, ये माना होगा। आवाज़ों की तशरीह कर रहा। द बिग बेलोज ग्रोन्ड, बेलो का मतलब होता है फूकनी। ओके, ग्रोन का मतलब होता है जो फूकनी की आवाज़ आती है, सौ सौ की, उसको बोलते हैं। सो द बिग बेलोज ग्रोन्ड, बड़ी फूकनी या जहाँ से धुआं निकलता है वो, उससे ससर की आवाज़ आ रही थी। एंड द बर्निंग कोल क्रैक्ड, क्रैक का मतलब
जब कोई चीज़ जलाते हैं तो जो कट कट की आवाज़ आती है ना, वो यहाँ पर कह रहे हैं। एंड बर्निंग कोल, और जलते हुए कोयले का कट कट करना, यानी जो भी वो आवाज़ आती है उसको आप अपने अल्फाज में ढाल दीजिएगा। ओके, तो एक तो फूकने की आवाज़ आ रही थी, दूसरा जो कोयला जल रहा था उसके फूटने की आवाज़ आ रही थी। कह रहे हैं कि द फायर बॉय, आग वाला लड़का, शॉवेल्ड, उसने हटाया, शॉवेल का मतलब होता है हटाना। ओके, क्या हटाया? चारकोल, चारकोल को इनटू द मो ऑफ द फर्नेस, मो का मतलब होता है मुंह, ऑफ द फर्नेस भट्टी के। ओके, सो द फायर बॉय शॉवेल चारकोल इन द मो ऑफ द फर्नेस, क्या मतलब होगा? इसका मतलब ये होगा कि जो आग वाला लड़का था या जो आग के पास लड़का था उसने चारकोल को भट्टी के मुंह से हटाया। किससे? विद अ ग्रेट डील ऑफ क्लेटर। ग्रेट डील का मतलब बहुत बड़ा मामला, का मतलब होता है हंगामा मचाना यानी शोर, और ग्रेट डील का मतलब होता है बड़ा सौदा, तो लफ्ज़ तर्जुमा होगा बड़े सौदे यानी शोर के बड़े सौदे के साथ। लेकिन यहाँ पर क्या माना होगा? यहाँ पर माना होगा कि जो आग पे काम करने वाला लड़का था उसने भट्टी के सामने से, भट्टी के मुंह से चारकोल को हटाया इस हाल में कि, तो यहाँ पर विद को कैसे कर देंगे? इस हाल में कि शोर हो रहा था बहुत ज़्यादा। ओके, आउटसाइड रोड द वाटरफॉल, आउटसाइड बाहर, रोड, रोड का मतलब शोर मचाना, द वाटरफॉल फव्वारा, यानी बाहर से फव्वारे की आवाज़ आ रही थी। एंड अ शार्प नॉर्थ विंड विप द रेन अगेंस्ट द ब्रिक टाइल रूफ। एंड अ शार्प नॉर्थ विंड, नॉर्थ विंड का मतलब होता है शुमाली हवा, यानी शुमाल से चलने वाली तेज हवा, विप द रेन, उसने जो है बारिश को चाबुक मारा, अगेंस्ट द ब्रिक टाइल रूफ, कि ब्रिक टाइल का मतलब होगा ईंट के बनी हुई छत। ठीक है, तो यहाँ पर लफ्ज़ी तर्जुमा होगा और तेज हवा ने, शुमाल की तेज हवा ने बारिश को जो है की बनी छत के खिलाफ मारा। लेकिन यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर यह माना होगा कि तेज तुंद हवा, शुमाल की तरफ चलने वाली तेज तुंद हवा, ये जो है बारिश को छत पर गिरा रही थी, यानी इसकी वजह से छत पर शोर हो रहा था, ये माना है यहाँ पर। इट वॉज प्रोबेबली ऑन अकाउंट ऑफ ऑल दिस नॉइज दैट द ब्लैकस्मिथ डिड नॉट नोटिस। इट वॉज प्रोबेबली, गालिबन यही था कि, ऑन अकाउंट ऑफ, ऑन अकाउंट का मतलब होता है की वजह से, ऑफ ऑल दिस नॉइज, इस शोर की वजह से। सो इट वॉज प्रोबेबली ऑन अकाउंट ऑफ ऑल दिस नॉइज, की गालिबन इस शोर की वजह से, इन तमाम शोर की वजह से ये था डैट की द ब्लैक स्मिथ डिड नॉट नोटिस, कि जो लोहार था उसने ध्यान नहीं दिया। नोटिस का मतलब होता ध्यान देना, क्या ध्यान नहीं दिया? डैट की अ मैन हैड ओपन द गेट, कि एक आदमी ने दरवाज़ा खोला था, ये लफ्ज़ी तर्जुमा हुआ, लेकिन बोलेंगे कि उसने ध्यान नहीं दिया कि एक आदमी ने दरवाज़ा खोला है। एंड इंटर द फॉर्ज, और वो दाखिल हुआ है, कहाँ पर? लोहार खाने में, तो उसने ध्यान नहीं दिया। अनटिल, यहाँ तक कि, यानी उसने कब ध्यान दिया? यहाँ तक कि ही स्टूड क्लोज अप टू द फर्नेस, वो खड़ा हो गया क्लोज, करीब, अप टू द फर्नेस, भट्टी के बहुत करीब। क्लोज अप टू का मतलब भट्टी के बहुत करीब। तो जब तक वो जो है भट्टी के बहुत करीब नहीं खड़ा हो गया, लोहार ने ध्यान नहीं दिया कि कोई आदमी दरवाज़ा खोलकर अंदर घुसा है। कहाँ पर? लोहार खाने के अंदर। ओके, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था, और ये शोर क्यों हो रहे थे? इन सारी वजूहात की वजह से शोर हो रहे थे, जिसकी वजह से उसने ध्यान नहीं दिया कोई आदमी अंदर घुसा है। ओके, तो ये माना हुआ इस पैराग्राफ का। उम्मीद करता हूँ कि आपके समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। इसमें कहने श्योरली, बिला शुबा, इट वॉज नथिंग अनयूजुअल फॉर पुअर वेगाबॉन्ड्स विदाउट एनी बेटर शेल्टर फॉर द नाइट टू बी attract to the forge by the glow of light which escaped through the sooty panes. So surely bila shubha it was nothing unusual for poor vagabonds, कि बेचारे जो है या गरीब खाना बदोशों के लिए ये चीज़ बिल्कुल भी गैर मामूली नहीं थी। विदाउट एनी बेटर शेल्टर फॉर द नाइट, इसका जो ताल्लुक है विदाउट एनी बेटर शेल्टर फॉर द नाइट, इसका ताल्लुक वेगबॉन्ड से है, यानी वो बेचारे खाना बदोश, वो गरीब खाना बदोश
जो जिनके पास रात गुजारने के लिए कोई पनाहगाह नहीं है, उनके लिए कोई भी चीज़ गैर मामूली नहीं हो सकती थी। टू बी अट्रैक्टेड, जिनसे जो है वो मुतासिर हों, टू द फॉर्ज बाय द ग्लो ऑफ द लाइट, कि वो अट्रैक्ट हो जाएं किससे? टू द फॉर्ज, उस लोहार खाने से, बाय द ग्लो ऑफ लाइट, उस रोशनी की वजह से। ग्लो ऑफ लाइट का मतलब, लाइट का मतलब रोशनी, ग्लो का मतलब चमक, यानी रोशनी की चमक की वजह से। विद स्केप थ्रू द सूटी पेन्स विच स्केप, जो कि बच निकल रही थी। ये लफ्ज़ी तर्जुमा हुआ, स्केप का मतलब बचना, बच निकलना, यानी जो रोशनी निकल रही थी थ्रू द सूटी पेन। सूटी का मतलब होता है स्याही माहिल, स्याही माइल, ठीक है। पेन्स का मतलब शीशे के माने में होता है। पेन्स का मतलब एक्चुअल में शीशा होता है, लेकिन हम इसको जो है टुकड़े के माने में भी ले लेते हैं। ओके, सो बाय द ग्लो ऑफ लाइट विच स्केप थ्रू द सूटी पेन। सूटी यानी कि सियाह माहिल, यानी जब हम देखते हैं घर में भी कि जब धुआं बराबर कहीं से निकले तो फिर वहाँ पर उसका कलर थोड़ा सा लाल टाइप हो जाता है ना, तो यहाँ पर वही कह रहे हैं कि रोशनी की उस चमक की वजह से मुतासिर हो गया था, जो कि स्याह माहिल हिस्से से निकल रही थी। ओके, और किस चीज से मुतासिर हुआ? एंड टू कम इन टू द वार्म, एंड टू कम, और आना, इन अंदर, किस लिए? टू वार्म देमसेल्फ, खुद को गर्म करने के लिए, इन फ्रंट ऑफ द फायर, आग के सामने। यानी ये सारी चीज़ें मामूली नहीं हो सकती हैं, ठीक है, कि एक इंसान जिसके पास घर ना हो उसको मौका मिल जाए और वो जो है वो मतलब उससे मुतासिर ना हो, और वो उसके पास ना आए, कि यानी आग के पास ना आए और गर्म करे, तो ऐसा नहीं हो सकता। ये चीज़ नेचुरल है कि ऐसा हर किसी के अंदर होगा। तो ये मामला इसके साथ भी हुआ कि वो अपने आप को रोक नहीं पाया और अंदर आ गया। द ब्लैक स्मिथ्स ग्लेंस्ड ओनली कैजुअली एंड इंडिफरेंटली एट द इंट्रूडर। द ब्लैक स्मिथ, ब्लैक इसका मतलब लोहार, ग्लेंस्ड का मतलब होता है एक नज़र रखना या दौड़ाना, कैजुअली का मतलब होता है वक्तन फवक्तन, एंड इंडिफरेंटली का मतलब होता है अलग तरीके से। ओके, और इंट्रूडर का मतलब होता है अजनबी, जो बगैर इजाज़त के घुस आए उसको बोलते हैं इंट्रूडर, घुसपैठिया जिसे कहते हैं। सो द ब्लैक स्मिथ ग्लेंस्ड ओनली कैजुअली एंड इंडिफरेंटली एट द इंट्रूडर्स, कि जो लोहार था वो वक्तन फवक्तन और मुख्तलिफ तरीके से एक नज़र दौड़ाता, किस पर? घुसपैठिए पर। ही लुक्ड द वे पीपल ऑफ हिज टाइप यूजुअली डिड, तो ही लुक्ड, वो दिखाई देता था, कौन? ये जो इंट्रूडर था। द वे, उसी तरीके से, पीपल ऑफ हिज टाइप, यानी उसके लोगों, उसके टाइप के लोगों की तरह। यूजुअली डिड, यूजुअली का मतलब आमतौर पर, डिड का मतलब यहाँ पर डिड लुक, यहाँ पर डिड के बाद पोशीदा है, डिड लुक। ओके, तो वो उसी तरह से, आप लोग उसी तरह से दिखाई दे रहा था। ही लुक द वे, वो उसी तरह से दिखाई दे रहा था, पीपल ऑफ दिस टाइप यूजुअली डू, जिस तरह से आमतौर पर उस तरह के लोग दिखाई देते हैं, ये माना है। कैसे? विद अ लॉन्ग बियर्ड, लंबी दाढ़ी के साथ, डर्टी रेग्ड, और जो है डर्टी का मतलब परागंदा हाल, रेगेड का मतलब चिथड़े लगे हुए उसके जिस्म पर, एंड विद अ बंच ऑफ रेट्रेफ, और बंच ऑफ रेट्रेफ का मतलब गुच्छा, यानी चूहेदान के गुच्छे, डेंगलिंग ऑन हिज चेस्ट, जो कि लटक रहे थे उसके सीने पर, उसके सीने पर। ओके, तो यानी वो किस हाल में दिखाई दे रहा था? इस हाल में दिखाई दे रहा था कि उसकी दाढ़ी लंबी हो गई थी, वो काफ़ी गंदी हालत में था, परागंदा था, मैल कुचल उस पर बहुत ज़्यादा थे, रेगेड, और उसके जो है कपड़े चीथड़े वाले थे, और जो है दर्जनों या चूहेदान के गुच्छे उसके सीने पर लटक रहे थे। ही आस्क्ड परमिशन टू स्टे, ही आस्क्ड परमिशन, उसने इजाज़त तलब की, टू स्टे, रहने के लिए, रुकने के लिए। एंड द मास्टर ब्लैक स्मिथ नोडेड अ हॉटी कंसेंट, हॉटी का मतलब होता है फखरिया अंदाज में, कंसेंट का मतलब होता है इजाज़त देना। ओके, एंड द मास्टर ब्लैक स्मिथ, और ब्लैक स्मिथ लोहार जो मास्टर था, नोडेड, नोड का मतलब होता है हाँ में सर हिलाना, उसने हाँ में सर हिलाया, अ हॉटी कंसेंट, एक मगरूराना रजामंदी के साथ, यानी उसने हाँ कह दिया, और उसका जो अंदाज था वो तकब्बुराना था, लगता हो कितना घमंड दिखा रहा हो।
विदाउट ऑनरिंग हिम विद अ सिंगल वर्ड, किस हाल में उसने इजाजत दी? विदाउट ऑनरिंग हिम, उसे इज्जत दिए बगैर, विद अ सिंगल वर्ड, एक भी लफ्ज के साथ। ओके, यानी एक भी लफ्ज उसके साथ नहीं बोला, बस सर से उसने इशारा कर दिया और उसका जो अंदाज था वो बिल्कुल जो है मुतकब्बिराना था। आगे कह रहे हैं द रेड ट्रैप डिड नॉट से एनीथिंग। द ट्रैम्प, ट्रैम्प का मतलब होता मुसाफिर, जो आदमी था यानी जो चूहेदान बेचने वाला था, डिड नॉट से एनीथिंग, उसने कुछ नहीं कहा, एदर कुछ भी, यानी कुछ भी नहीं कहा। ही हैड नॉट कम देयर टू टॉक, ही हैड नॉट कम देयर, वो नहीं आया था टू टॉक, बात करने के लिए, बट ओनली टू वार्म हिमसेल्फ एंड स्लीप, बल्कि किस लिए आया था? बट ओनली टू वार्म हिमसेल्फ, बल्कि खुद को गर्म करने के लिए आया था, एंड स्लीप, और सोने के लिए आया था। ओके, ये दो काम करने आया था वो। इन दोज डेज, उन दिनों में, द रेम्सो आयरन मिल वॉज ओन्ड बाय अ वेरी प्रोमिनेंट आयरन मास्टर। रेम्स जो आयरन मिल, ये कंपनी का नाम है, वॉज ओन्ड, ये मिल्कियत थी। ओके, रेम्सो आयरन मिल, ये मिल्कियत थी किसकी? बाय अ वेरी प्रोमिनेंट आयरन मास्टर, एक मशहूर, एक मुअज़्ज़ज़ आयरन मास्टर की। हुज ग्रेटेस्ट एम्बिशन वॉज, हुज यानी इसका ताल्लुक किससे है? आयरन मास्टर से। हुज ग्रेटेस्ट एम्बिशन, कि जिसका सबसे बड़ा जज्बा था, क्या था? टू शिप आउट, शिप आउट का मतलब होता है भेजना, गुड का मतलब सामान, गुड आयरन यानी लोहे के सामान, टू द मार्केट, बाजार में। तो जिसका सबसे अहम मकसद क्या था, जिसका सबसे बड़ा जज्बा था कि वो बाजार में लोहे के बने सामान भेजे। शिप आउट का मतलब भेजना, रवाना करना। He watched both night and day to see, he watched, इसका लफ्ज़ी तर्जुमा होगा उसने देखा, both दोनों, night and day, दिन और रात। तो उसने दिन और रात देखे, किस लिए? टू सी, ये पता करने के लिए, डेट की, द वर्क वॉज डन एज वेल एज पॉसिबल, कि काम उसी तरीके से किया गया है, यानी काम किया जा चुका है जितना भी मुमकिन हो सके। सो ही वॉच्ड बोथ डे एंड नाइट, कि वो दिन और रात मेहनत करता था, आप कह सकते हैं, या वो दिन रात दोनों में आके वो देखता था, क्या? ये पता करने के लिए, डेट द वर्क्स वॉज डन, कि काम कर दिया गया है, एज वेल एज पॉसिबल, जितना भी मुमकिन हो सका, यानी मुमकिन एतबार से काम को पूरा किया जा चुका है। एंड एट दिस वेरी मोमेंट, एंड एट दिस वेरी मोमेंट, और इसी लम्हा, क्या मतलब होगा? और उसी लम्हा, ही केम इनटू द फॉर्ज, वो कारखाने के अंदर आया। और कब आया? ऑन वन ऑफ हिज नाइटली राउंड्स ऑफ इंस्पेक्शन, कि नाइटली राउंड्स का मतलब रात में चक्कर लगाता था। ओके, इंस्पेक्शन का मतलब जांच। सो जांच के लिए वो रात में जो चक्कर लगाता था, उनमें से किसी एक दिन, यानी उनमें से एक के तौर पर, यानी जिस तरह से वो मुसलसल जो है चक्कर लगाता था, तो ऐसा हुआ कि उस दिन भी वो रात में आया था चक्कर लगाने। तो उसी टाइम वो जो है कहाँ पर घुसा? उसने जो है एंट्री मारी, कहाँ पर? अपने उस कारखाने के अंदर। और उसी दरमियान क्या था? उसी दरमियान वो आदमी भी था जो वहाँ पर आया हुआ था। आगे देखते हैं क्या हुआ। आगे हम इस पूरे हिस्से को लेंगे। इसमें कह रहा है, नेचुरली द फर्स्ट थिंग ही सॉ वाज द टॉल रेगामफिन हु हैड ईज्ड हिज वे सो क्लोज टू फर्नेस। सो नेचुरली, फितरी तौर पर, द फर्स्ट थिंग ही सॉ, द फर्स्ट थिंग, पहली चीज, ही सॉ जो उसने देखी, वाज वो क्या थी? द टॉल रेगामफिन, कि एक लंबा सा खस्ता हाल शख्स। टॉल का मतलब लंबा, रेगामफिन का मतलब खस्ता हाल। ओके, सो रेगामफिन एक खस्ता हाल लंबे आदमी को देखा। हु हैड ईज्ड हिज वे, ईज देवे का मतलब होता है रास्ता आसान करना, यानी रास्ता बनाना। सो उस लंबे खस्ता हाल आदमी को देखा, हु हैड ईज्ड हिज वे, जिसने अपना रास्ता बना लिया था। सो क्लोज टू द फर्नेस, सो क्लोज इतना करीब, टू द फर्नेस भट्टी के, डेट की स्टीम, भाप, रोज फ्रॉम हिज वेट रेट्स, कि भाप उसके जो है गीले चीथड़ों से निकल रहे थे। यानी वो भट्टी के इतने करीब हो गया था कि उसके जो चीथड़े थे उससे जो है, स्टीम का मतलब भाप, भाप निकल रहे थे। द आयरन मास्टर डिड नॉट फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ द ब्लैक स्मिथ, जो आयरन मास्टर था, ही डिड नॉट फॉलो द एग्जाम्पल, उसने उस मिसाल की पैरवी नहीं की। किसकी? ऑफ द ब्लैक स्मिथ, यानी लोहार की। यानी लोहार की जो मिसाल थी उसकी उसने पैरवी नहीं की, यानी लोहार ने उससे बात नहीं की थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया।
लुक्ड हिम वेरी केयरफुली, बल्कि उसने क्या किया, लुक्ड हिम, उसने उसे देखा, ओवर यानी मुकम्मल तौर पर, वेरी केयरफुली बड़े ध्यान के साथ। देन टोर ऑफ हिज स्लाउच हैट, स्लाउच हैट का मतलब होता है भद्दा, ठीक है, और कैप का मतलब टोपी। एंड टोर ऑफ का मतलब होता है फाड़ना, लेकिन यहाँ पर फाड़ने का माना नहीं लगे, यानी झटकना के माने में ले सकते हैं, ओके। देन टोर ऑफ हिज स्लाउच हैट, और फिर उसने उसके जो है भद्दे टोपी को, उसकी जो भद्दी टोपी थी उसको झटके से निकाला। टू गेट अ बेटर व्यू ऑफ हिज फेस, टू गेट अ बेटर व्यू यानी बेहतर अंदाज में देखना, क्या, ऑफ हिज फेस, उससे चेहरे को, यानी उसके चेहरे को बेहतर अंदाज में देखने के लिए उसने उसकी टोपी को झटक कर निकाला। बट ऑफ कोर्स इट इज यू नील्स ओलोफ, लेकिन ये तो तुम हो नील्स ओलोफ, ही सेड, उसने कहा, यानी आयरन मास्टर ने जब उसकी टोपी हटाई तो उसे लगा कि शायद ये उसका जो है पहचान का है, जिसका नाम क्या था, नील्स ओलोफ। तो उसने यही कहा कि अरे ये तो तुम नील्स ओलोफ हो। हाउ डू यू लुक, तुम कैसे दिख दे रहे हो, तुम कैसे दिख रहे हो, कैसे दिखाई दे रहे हो, अजीब से दिख रहे हो, ओके। द मैन विद द रेड ट्रेप हैड नेवर बिफोर सीन द आयरन मास्टर एट रैमसो। सो द मैन विद द रेड ट्रेप्स, यानी जो चूहेदानी के साथ जो आदमी था, यानी जो चूहे बेचने वाला था, हैड नेवर बिफोर सीन द आयरन मास्टर, उसने इससे पहले कभी भी आयरन मास्टर को नहीं देखा था, एट रैमसो पर, यानी उसने उसको कभी नहीं देखा था, लेकिन जो आयरन मास्टर था वो लग रहा था कि ये जो चूहे वाला इसके पहचान का। एंड डिड नॉट इवन नो व्हाट हिज नेम वाज, यहाँ तक कि चूहे वाले यानी चूहेदान जो बेचने वाला आदमी था उसको ये भी नहीं पता था इसका नाम क्या है। बट इट ऑकर टू हिम, लेकिन उसे ऐसा लगा, ऑकर का मतलब होता है वाक़ होना, यानी उसे ऐसा लगा डेट कि इफ द फाइन जेंटलमैन थॉट कि अच्छा या बेहतर सिफत वाला जो शरीफ आदमी है, ही वॉज एन ओल्ड एक्वेंटेंस, वो जो है ओल्ड का मतलब कदीम, पुराना, एक्वेंटेंस का मतलब पहचान, ही वॉज एन ओल्ड एक्वेंटेंस यानी कि उसका वो पुराना पहचान है, यानी पुरानी वो पहचान है, यानी कि उसने ये सोचा कि ये शरीफ आदमी, और वो ऐसा लगता है कि मेरी और उसकी पुरानी पहचान है। ही माइट परहैप्स थ्रो हिम अ कपल ऑफ करोड़, ही माइट परहैप्स शायद कि वो थ्रो हिम उसे दे दे, थ्रो हिम का मतलब होता है उसे फेंकना, यानी उसे दे दे क्या, अ कपल ऑफ क्रोनर, कुछ, कपल का मतलब होता है जोड़ा, क्रोनर का मतलब वो जो पैसा होता है स्वीडन में उसको बोलते हैं, सो कुछ पैसे उसको दे दे। दियर फॉर, इसलिए ही डिड नॉट वांट टू अनडिसीव हिम, इसलिए वो उसके साथ धोखाधड़ी नहीं करना चाहता था, ऑल एट वंस, फौरन ही, ओके। यस, हाँ, गॉड नोज, अल्लाह जानता है, थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल विद मी, थिंग्स हैव गॉन की चीज़ें जा चुकी हैं, डाउन हिल नीचे, विद मी मेरे साथ, ही सेड, उसने कहा, यानी कि उसने उसके साथ धोखा नहीं किया कि फौरन ही उसको जो है उसके साथ उसको काट दे, बल्कि उसने थोड़ा सा वक्त लिया और उसने उसका जवाब भी दिया कि हाँ, तो अल्लाह ही बेहतर जाने कि चीज़ें जो है मेरे साथ नीची हो गई, यानी कि मेरे साथ मामलात काफ़ी ख़राब चल रहे हैं, उसने उससे ये बात कही। ओके गाइज, आगे चलते हैं, कुछ लाइन्स और बच्चे हैं, फिर हमारा आज का ये सबक पूरा हो जाएगा। तो हम इस पूरे हिस्से को लेंगे। इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है यू शुड नॉट हैव रिजाइंड फ्रॉम द रेजिमेंट, यू शुड नॉट हैव रिजाइंड, आपको रिजाइन नहीं देना चाहिए था, कहाँ से, फ्रॉम द रेजिमेंट, रेजिमेंट का मतलब होता है फौज की टुकड़ी, यानी फौजी से आपको जो है रिजाइन नहीं देना चाहिए था। सैद आयरन मास्टर ने कहा, इट वॉज अ मिस्टेक, वो गलती थी, इफ ओनली आई हैड स्टिल बीन इन द सर्विस एट द टाइम, इफ ओनली आई हैड स्टिल बीन इन द सर्विस, कि एट द टाइम, कि अगर मैं फिलहाल अब भी उस जो है सर्विस में होता, उस खिदमत में होता, इट नेवर वुड हैव हैपेंड, तो ऐसा कभी नहीं वो होता। वेल खैर, नाउ ऑफ कोर्स, ठीक है, अब यू विल कम होम विद मी, अब आप मेरे साथ घर आएंगे। अब आगे कह रहे हैं टू गो अलॉन्ग अप टू द मैनर हाउस, मैनर का मतलब बड़े पोस्ट होता है, सो मैनर हाउस के साथ घर जाना, मतलब होता जागीरदार वाला, ओके, जिसके पास जो है बहुत ज़्यादा ज़मीन हो। सो टू गो अलॉन्ग अप टू द मैनर हाउस, कि जागीरदार के घर जाना उसके साथ, एंड बी रिसीव्ड बाय द ऑनर,
और इस्तकबाल किया जाना ऑनर के ज़रिए, लाइक एन ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड। रेजिमेंटल का मतलब फौजी, कॉमरेड का मतलब साथी, एक साथी, एक पुराने साथी, एक पुराने फौजी साथी के तौर पर। ओके, डैट की हाउ एवर डैट डिड नॉट प्लीज द ट्रैम्प। जो डैट है ना, इसका ताल्लुक ये है, ये पूरा जुमला है। ओके, यानी कि टू गो अलॉन्ग अप टू द, ये पूरा जुमला है और ये फिर सब्जेक्ट बन जा रहा है। क्या कि जो है जागीरदार के साथ उसके घर जाना और मकान मालिक के ज़रिए से एक पुराने फौजी साथी के तौर पर इस्तकबाल किया जाना, हाउ एवर बहर कैफ डिड नॉट प्लीज द ट्रैम्प, यानी इसने जो है मुसाफिर को खुश नहीं किया, यानी ये सोच करके उसको खुशी महसूस नहीं हुई। नो नहीं, आई कुडंट थिंक ऑफ इट, मैं इसके बारे में नहीं सोच सकता था, ही सेड, उसने कहा। लुकिंग क्वाइट अलार्म्ड, लुकिंग का मतलब दिखाई देना, क्वाइट का मतलब मुकम्मल, अलार्म का मतलब होता है मुतनब्बे करना, आगाह करना, यानी मुकम्मल तौर पर आगाह दिखाई देते हुए उसने ये बात कही, यानी वो मुतनब्बे हो गया। ही थॉट ऑफ द 30 क्रोनर, उसने 30 क्रोनर के बारे में सोचा। अगर टू गो अप टू द मैनर हाउस, कि जागीरदार के घर जाना, वुड बी लाइक थ्रोइंग हिमसेल्फ वॉलंटरी इनटू द लायंस डेन, यानी उसके साथ घर जाना, वुड बी लाइक ये होगा तरह, किसके तरह, थ्रोइंग हिमसेल्फ खुद को फेंकने की तरह, वॉलंटरी यानी कि वॉलंटियर बोलते हैं रजाकाराना तौर पर, यानी मुफ्त में जिसे कहते हैं, रजाकाराना तौर पर, कहाँ पर, इनटू द लायंस डेन, यानी कि शेर के गुफा में, शेर के गार में। यानी कि इसमें कहना चाह रहा है कि जागीरदार के साथ उसके घर जाना, इसका मतलब ये है कि अपने आप को मुफ्त में या जो है रजाकाराना तौर पर शेर के पिंजरे में या शेर के गुफा में खुद को ढकेल देना है। He only wanted a chance to sleep here in the forge. He only wanted a chance, वो सिर्फ मौका ढूंढ रहा था, to sleep, सोने के लिए, here, यहाँ, in the forge, यानी कि लोहे के खाने में, या लोहार की दुकान में वो सिर्फ सोना चाहता था। और क्या चाहता था, एंड देन स्नीक अवे, और वो चुपके से निकल जाना चाहता था, एज इनकंस्पिक्यूअसली एज पॉसिबल, एंड देन, और फिर स्नीक अवे, वो निकल जाना चाहता था, एज इनकॉन्स्पिक्यूअसली एज पॉसिबल, जितना भी खामोशी के साथ वो निकल सकता था, यानी जिस कदर भी खामोशी और चुपके से वो वहाँ से जा सकता था, उतनी ही खामोशी के साथ आराम वहाँ पर सोना चाहता था और फिर निकल जाना चाहता था। ओके, तो ये तर्जुमा हुआ इन लाइन्स का। उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी हद तक समझ में आया होगा। और ये जो तर्जुमा भी चल रहे, इनका अक्सर जो है तर्जुमा या इनका अक्सर जो माना है वो इनके हकीकी माने से हटकर है। इसकी वजह यह कि नावल वगैरह इसी टाइप के होते हैं, या जो बड़ी या जो हाई लेवल की कहानियाँ होती हैं वो इसी टाइप की होती हैं। ओके, तो इसलिए शायद हो सकता है कि कुछ आपको समझ में ना आ रहा हो, लेकिन जब आप इस तरह की कहानियाँ पढ़ें तो आप कॉन्टेक्स्ट को भी देखें कि किस कॉन्टेक्स्ट में बात चल रही है, तो मुझे लगता है इसका भी असर पड़ेगा आपको समझने में और काफ़ी हद तक आपको जो है आसानी भी होगी।